देखिए 14-15 महीने हो गए और आप सब जानते हैं कि किस तरह से भीषण और विध्वंसक युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है और हर बार एक नई तारीख निकलकर सामने आती है। पिछली बार कहा गया कि 30 अप्रैल को कुछ बहुत बड़ा महाविनाशक हमला हो सकता है और अब यह कहा जा रहा है कि वो महाविनाश की जो तारीख है वो 30 मई है। लेकिन इन सब के बीच इन तारीखों से बड़ा क्या हो रहा है? इन तारीखों से बड़ा यह हो रहा है कि अब जो खतरा है वो परमाणु हमले को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दिमित्री मेदवेदेव जो कि रशिया के पूर्व राष्ट्रपति, खुद उनकी तरफ से यह बात कही गई है कि रूस पहले भी एटमी हमला कर सकता है, यानी रूस कदम उठा सकता है और अमेरिका, नेटो, वेस्टर्न कंट्री सबको इस बात की धमकी दी जा सकती है, यानी वो परमाणु हमला सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं हो सकता, इसके आगे बढ़ सकता है। तो अभी मौजूदा परिदृश्य में हो क्या रहा है, ये युद्ध किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हम ये चाह रहे हैं इस वीडियो के जरिए आप वो जान पाए और वो आप जानेंगे एक्सपर्ट्स की, डिफेंस एक्सपर्ट्स की जुबानी, जो आपको रियल सिनारियो बताने वाले। और बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद है, एक पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जी द्विवेदी सर मौजूद है, फॉर्मर डिप्लोमेट जे.के. त्रिपाठी सर हमारे साथ मौजूद है और एयर मार्शल राजेश सर हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी सर, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। अब तो दिमित्री मेदवेदेव जो कि रशिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो ये बोल रहे हैं कि वेस्ट भी तैयार रहे, अमेरिका, नेटो सभी को धमकी दे रहे हैं कि हम पहले भी एटमी हमला बोल सकते हैं। ये कितनी बड़ी वार्निंग आपको लग रही है? देखो करुणा, ये जो लड़ाई हो रही है इसकी कुछ खासूसियत हैं। सबसे पहले ये लड़ाई जो है ये एक न्यूक्लियर शेडो यानी कि न्यूक्लियर साय के अंदर हो रही है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर ओवरहैंग। तो बार बार उसकी जिक्र होता है, पर ये बेसिकली ये कन्वेंशनल लड़ाई है जिसके साथ अनकन्वेंशनल भी चल रहा है। तो इसलिए ये जो सिग्नलिंग है, एक पोस्चरिंग है कि भाई अगर हालात चाहेंगे, अगर हालात ऐसे बनेंगे तो हम न्यूक्लियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दो बातें हैं, चाहे वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है, जब भी इसका इस्तेमाल होता है तो ये एक न्यूक्लियर वॉर बन जाती है जिसका बहुत ही भयानक अंजाम होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पार करेगी, पर हाँ कन्वेंशन अनकन्वेंशन साथ साथ चलेंगे, साथ साथ धमकियां भी दी जाएंगी, सिग्नलिंग भी होगी, पर वो न्यूक्लियर वॉर में नहीं। सर आपने बहुत बड़ी बात कही कि सिर्फ सिग्नलिंग हो रही है, थ्रेशोल्ड जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है हमले को लेकर वो क्रॉस होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन हो क्या रहा है ये भी आप देखिए सर, ये भी आपको पता है कि कैसा बेलारूस में जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उसकी तैनाती शुरू कर दी गई, खुद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा है। और इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से अलग अलग यूरोपीय कंट्रीज में न्यूक्लियर हथियार तैनात किए गए। खुद आज हमने बताया कैसे नॉर्वे में वॉरशिप को तैनात किया गया है जो न्यूक्लियर हथियारों से लैस है। सर ये क्या सिर्फ सिग्नलिंग इसके बावजूद आपको नजर आ रही है या फिर तैयारी नजर आ रही है कि इस दुनिया में बड़ा महाविनाश आ सकता है? देखिए, ये कन्वेंशनल वॉर जो है जैसे जैसे इंटेंसिफाई हो रही है वैसे वैसे उसके साथ जाने वाला जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी इंटेंसिफाई हो रहा है, पोस्चरिंग भी नए धरातल पे जा रही है। अभी तक ये कह रहे थे कि हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम एटॉमिक हमले से प्रतिकार करने में हम वो नहीं करेंगे, गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं हम भी कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को भी एक नए स्तर पे ले जाया जा रहा है। लेकिन मैं भी नहीं मानता कि अभी एटॉमिक वॉरफेयर, एटॉमिक युद्ध होगा, क्योंकि दोनों देश जानते हैं 45 के बाद देखिए सब 8-10 देशों के पास एटॉमिक वेपन है, कई जगह स्थितियां खराब हुई, लेकिन एटॉमिक वॉर हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ कि दोनों देश जानते हैं कि अगर होगा तो उसमें 6000 या 4000 एटॉमिक वॉर की जरूरत नहीं होगी। एक दो आपने इधर से किया, उन्होंने उधर से किया, बस उसी में तबाही का। लेकिन सर ये भी हम जानते हैं, मार्शल राजेश सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये भी हम जानते हैं कि कैसे पुतिन सरप्राइज भी करते हैं। जब पिछले साल 24 फरवरी को पहला हमला बोला गया तो उससे पहले हमने सोचा था, हम ये कहा जा रहा था कि ये जो दौर है वो युद्ध का है नहीं, कन्वेंशनल वॉरफेयर का है नहीं, लेकिन वो हुआ। पुतिन ने आज इस दौर में, सदी में, 21वीं सदी में हमला बोल करके दिखाया। तो अगर पुतिन सरप्राइज कर सकते 24 फरवरी पिछले साल जब हमला किया यूक्रेन पर, तो कहीं ऐसा ही सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक के जरिए तो नहीं दे सकते? देखिए, जो सरप्राइज अटैक उन्होंने किया था उसकी वो वार्निंग कई बार दे चुके थे, तो मैं इतना सरप्राइज नहीं बोलूँगा। और अमेरिका भी, यूक्रेन को बताया जा रहा था कि इतने सारे फोर्सेस बॉर्डर पे अक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि उसकी कोई वार्निंग नहीं थी। न्यूक्लियर जो है उसका थ्रेशोल्ड बहुत हाई है
और न्यूक्लियर वॉर में क्या होगा कि अगर एक भी वेपन फायर हुआ तो दूसरी तरफ से जरूर रिटेलिएशन होगा और वो एस्केलेट करता जाएगा। तो जब वो एस्केलेट करेगा तो हो सकता है कि दुनिया का भी विनाश हो जाए। तो इसका असर हम सब पे पड़ेगा और कोई भी लीडर जो है कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगा जब तक उसकी देश की पूरी एग्जिस्टेंस ही अंडर थ्रेट ना हो। तो अभी वो स्टेज आने में बहुत देर है। रशिया के पास बहुत रिजर्व्स हैं और बहुत देर अभी वॉर चलेगी। इस साल तो खत्म होने की मेरा अंदाजा नहीं है। और ये जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो अगर रशिया कंप्लीटली डिफीट होके कोलैप्स हो रहा हो, शायद उस टाइम जो है वो सोच सकता है, चांसेस बन सकते। इससे पहले मेरे को नहीं लगता है कि ये सब पोस्चरिंग है। और पोस्चरिंग और थ्रेटनिंग बहुत जरूरी भी है क्योंकि सीरियसनेस, और क्या होता है कि अगर आप धमकी दें और उसके साथ कोई एक्शन ना ले तो आपकी धमकी को कोई सीरियसली भी नहीं ले। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मैं इसके साथ वाइंड अप करना चाहूंगा। न्यूक्लियर अटैक होगा नहीं होगा उसमें एक थ्रेशोल्ड की बात कही जा रही है, लेकिन रेडिएशन हो सकता है सर न्यूक्लियर। जो हमने आज खबर भी दिखाई है कि रूस ये बोल रहा है कि जो ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो इस वक्त कंट्रोल जो है वो रूस का ज़ायपरिजिया पर, तो ये खबर आ रही है कि यूक्रेन पर आरोप मढ़ा जा सकता है और रूस न्यूक्लियर रेडिएशन कर सकता है ज़ायपरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, वो पावर प्लांट जो कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है? तो फिर तो बहुत बड़ा खतरा होगा, चेरनोबिल से बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। देखो, रेडिएशन जो है ये दो तरह से हो सकती है। एक तो एक्सीडेंटल हो सकती है और दूसरी ये प्लान के मुताबिक हो सकती है। तो इसमें आशंका तो है कि अगर रेडिएशन हुई तो उसका बहुत नुकसान होगा, पर जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये एक डिटरेंस है, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और एक दूसरे पर ब्लेम गेम भी चलती है कि अगर होगी तो हमने पहले बताया था, देखो ये आप ही ने किया है, तो एक ब्लेम गेम भी है। तो ये सब साथ साथ चलेगा क्योंकि लड़ाई जो है अलग अलग पहलुओं पर लड़ी जाती है, ज़मीन पर लड़ी जाती है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर लड़ी जाती है और एक मानसिक हालात भी होती हैं। पर मुझे लगता है कि ये सब जो है एक डिफेंस कैपेबिलिटी दिखाने के लिए कि क्रेडिबिलिटी तब होती है जब एक्शन ग्राउंड पर करें। अगर आप हवा में बातें करेंगे तो क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। तो जब एक्शन ग्राउंड पर होता है उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। तो एक्शन साथ साथ चल रहे हैं, पर ये कभी भी मुझे नहीं लगता कि ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पार करेगी। हाँ, रेडिएशन की आशंका हो सकती है, एक्सीडेंटल या एक प्लानिक तौर पर। सर बहुत शॉर्ट रिएक्शन, सर कितना और खिंच सकता है ये? देखिए, ये वार मेरे ख्याल से कम 6 महीने और खींचेगा और उसके बाद और अंत कैसे होगा सर? गुरिल्ला वॉर की तरह होता रहेगा। सर आपको क्या लग रहा है अंत कैसे होगा? न्यूक्लियर हमले के साथ अंत होगा जो 45 में हमने देखा था हिरोशिमा और नागासाकी पर, या फिर कुछ लग रहा है कि म्यूचुअल कुछ आपसी बातचीत के साथ हो सकता है? नहीं, ये न्यूक्लियर तक नहीं पहुंचेगा मेरे हिसाब से। अभी तक तो आसार नहीं लग रहे हैं, लेकिन खींचेगा जरूर। 2023 में मेरी उम्मीद नहीं है कि ये खत्म होगा। तो अभी जो इसकी एंड स्टेट है प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का वक्त देने के लिए और बात करने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए जो करंट सिनारियो वो इस वक्त वॉर जोन का क्या है, यह हमारी कोशिश थी। नमस्कार।